और इस वक्त की बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा दे। दिल्ली में आज नगर निगम चुनाव हो रहे हैं। मतदान निगम की 250 सीटों के लिए है और सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। वोटिंग को लेकर तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी है। इस चुनाव में करीब 1300 से ज्यादा उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली के घमासान में आज मतदान होना है और दिल्ली का एमसीडी चुनाव भले ही छोटा हो, लेकिन इसको लेकर तमाम दावे और वादे बेहद बड़े किए गए। आपको बता दें कि हालांकि बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच। कुल 250 सीटों के लिए मतदान, 13,638 मतदान केंद्रों पर वोटिंग, 68 मॉडल और 68 पिंक पोलिंग स्टेशन बनाए गए, 3,360 संवेदनशील पोलिंग बूथ और संवेदनशील बूथ्स की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। आपको बता दें कि 1349 कुल उम्मीदवार हैं, जिसमें 640 पुरुष प्रत्याशी और 709 महिला उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने अपने 250 प्रत्याशियों को उतारा, जबकि आपने भी 200 प्रत्याशी कैंडिडेट्स को उतारा है। कांग्रेस की बात करें तो 247 उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा। बीएसपी, एनसीपी, जेडीयू भी चुनाव मैदान में। निर्दलीय प्रत्याशी 384 है। कई वोटर्स, जिसमें महिला पुरुष की संख्या और इस बार हजारों युवा वोटर्स की संख्या भी है, क्योंकि कई ऐसे युवा वोटर्स हैं जो इस बार पहली बार मतदान करेंगे। 2,04,000 बुजुर्ग मतदाता, जबकि 1,061 ट्रांसजेंडर है। 56,000 ईवीएम का इसमें इस्तेमाल होगा। 20,000 होमगार्ड तैनात किए गए। चाक चौबंद व्यवस्था एमसीडी चुनाव को लेकर अर्धसैनिक और राज्य सशस्त्र पुलिस बलों की 108 कंपनियां तैनात। निगरानी के लिए 60 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। तो किस तरह की व्यवस्था है वो आपको बता रहे हैं और साथ ही आपको बता दें कि वीआईपी वोटर्स कौन से रहने वाले हैं। बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता वेस्ट पटेल नगर में मतदान करेंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी आनंद निकेतन में वोट डालेंगे। रामवीर सिंह बीजेपी नेता तुगलकाबाद में वोट करेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन कृष्णानगर में वोट डालेंगे। मनीषा लेखी केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, वो साउथ एक्सटेंशन पार्ट 2 में वोट करेंगी, जबकि विजय गोयल पूर्व केंद्रीय मंत्री राजनिवास मार्ग पर वोट डालेंगे। मनोज तिवारी यमुना विहार में वोट करेंगे। ओल्ड राजेंद्र नगर में वोट किया जाएगा दुष्यंत गौतम के जरिए। तो ये तमाम वीआईपी वोटर्स जो आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने एक बार फिर से भड़काऊ बयान दिया। मौका था रामपुर विधानसभा उपचुनाव के प्रचार का। प्रचार के आखिरी दिन आजम खान भावुक हो गए और भावनाओं में बहकर उन्होंने लोगों से अपील की। क्या अपील की वो आपको बता दें। उन्होंने कहा कि बापू, ये देश में क्या हो रहा है? आपने हमसे वादा किया था कि हिंदुस्तान सबका होगा। मैं जुबान भी हिला दूं तो मुकदमा दर्ज हो जाता है। दरी बिछाओगे अब? शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम जिंदा रहो रामपुर वालों, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन तुम्हें जिंदा रहना होगा। बुजदिली का रास्ता तुम्हें छोड़ना होगा। तुम्हें मालूम नहीं है कि क्या दिन आने वाले हैं। बीजेपी के स्टेज पर गौकश बैठे हुए हैं। जिंदा हो जाओ, नहीं तो वो भुगतना पड़ेगा जो कभी सोचा भी नहीं था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि तुम जिंदा हो, इस बात का तुम्हें एहसास दिलाना होगा। हाथ उठाकर एहसास कराओ। क्या बदनसीबी का साथ नहीं दोगे? मैदान करबला बना दोगे? डर जाओगे? अब दरी बिछाओगे? डरना नहीं है तुम्हें। मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, तुम जिंदा हो तो एहसास कराओ। तो आजम खान अचानक भावुक हो गए और उसके बाद उन्होंने लोगों से ये अपील कर डाली। आजम खान जेल में थे, उन पर आज भी कई मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी जुबान में एक जोश नजर आया और लोगों से भावुक होकर उन्होंने भावनाओं में बहकर ये अपील कर डाली। लाठी डंडा खाएंगे, लाठी
डंडा खाएंगे। इसी के साथ मैं एक बार फिर जयंत चौधरी जी का खैर मकदम करता हूं और आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप एक ऐसे परिवार से हो जिन्होंने उत्तर प्रदेश के किसानों को गरीबों को बाहर मेरी आहों से मत टकराओ। मैं तुम्हारा दुआगो हूं। अगर कभी मेरा दिल दुखा तो सजा से तुम भी नहीं बचोगे। याद रखना, तुम भी नहीं बचोगे। जेएनयू कैंपस में विवाद अब बढ़ता ही जा रहा है। 2 दिन पहले आपने देखा कि कैंपस की दीवारों पर ब्राह्मण और बनिया समुदाय के खिलाफ नारे लिखे गए थे और अब वामपंथियों के खिलाफ नारे लिखे गए। इन नारों की जिम्मेदारी हिंदू रक्षा दल ने ली है। दीवारों पर लिखा हुआ है कम्युनिस्टों भारत छोड़ो। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने जेएनयू के मेन गेट पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। गेट के पास की दीवारों पर कार्यकर्ताओं ने स्प्रे पेंट से नारे लिखे। तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें लिखा गया है कम्युनिस्टों भारत छोड़ो, जिहादियों भारत छोड़ो। तो जेएनयू में आपने कुछ दिनों पहले तस्वीरें देखी थी जहां पर कैंपस की दीवारों पर नारे लिखे गए थे जिसमें ब्राह्मणों को और बनियों को टारगेट किया गया था और अब मुख्य द्वार की गेट पर ये आप देख रहे हैं कि किस तरह स्प्रे से एक बार फिर से नारे लिखे गए हैं। तो 2 दिनों पहले की तस्वीरें आपको दिखाई थी जहां पर ब्राह्मणों और बनियों समुदाय के खिलाफ नारे लिखे गए थे और अब वामपंथियों के खिलाफ नारे लिखे गए। इन नारों की जिम्मेदारी हिंदू रक्षा दल ने ली है। दीवारों पर लिखा हुआ है कम्युनिस्टों भारत छोड़ो। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने जेएनयू के मुख्य द्वार पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया और दीवारों पर कार्यकर्ताओं ने स्प्रे पेंट से ये नारे लिखे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जेएनयू में दक्षिण के बाद अब वाम का हंगामा देखने को मिला। एक तरफ शाखा वापस जाओ के नारे और दूसरी तरफ वामपंथियों भारत छोड़ो के नारे। और अब बात कल सुबह 10 बजे की जहां पर गोलियों की आवाज से राजस्थान दहलने लगा। एक के बाद एक गोलियों की आवाज से पूरे प्रदेश की शांति भंग हो गई। राजू, जिस पर दर्जनों मामले दर्ज थे, वो जमीन पर ढेर था जिन्होंने उसके सीने में 3 गोलियां दागी। वो फरार हो चुके हैं। लेकिन भारत 24 आपको इस गैंगवार और राजू के शिकार की पूरी स्क्रिप्ट बताने वाला है। देखिए रिपोर्ट। वक्त सुबह 10 बजे, जगह पीपराली रोड, सीकर। नीली टी शर्ट में खड़ा है राजस्थान का सबसे बड़ा गैंगस्टर है। नाम है राजू ठेठ। वो सुबह सुबह खुली हवा में सांस ले रहा था, लेकिन वो नहीं जानता था कि अगले कुछ ही पल में उसकी सांसों को बारूद की गंध रोक देगी। अचानक से 4 लोग उसके आसपास आते हैं। राजू ठेठ को कहते हैं कि आपके साथ फोटो खिंचवानी है। राजू ठेठ थोड़ा चौड़ा होता है, खुद को सेलिब्रिटी समझता है और फोटो शूट के लिए तैयार हो जाता है। कुछ सेकंड के बाद एक गोली की आवाज आती है। हवा में बारूद घुलने लगता है। राजू ठेठ के पैर लड़खड़ाते हैं। राजू संभल पाता उससे पहले ही एक और गोली की आवाज आती है। इसके बाद राजू ठेठ का शरीर जमीन की तरफ गिरने लगता है। उसको उसकी मौत दिखाई देने लगती है। तभी एक और गोली लगती है और ये तय हो जाता है कि राजू का खात्मा हो चुका है। इसके बाद कुछ गोलियां और इसलिए चलती हैं ताकि ये तय किया जा सके कि राजू ठेठ किसी भी सूरत में ना बचे। लेकिन ये सब प्लानिंग के साथ होता है, क्योंकि अभी से दूसरे वीडियो को देखिए। इस वीडियो में 4 शूटर्स हाथों में बंदूक लेकर जोश से राजू ठेठ को मारने के बाद वहां से निकलते दिखाई देते हैं। इस दौरान इनको एक शख्स दिखाई देता है, तो उसको देखकर ये शूटर्स हवा में फायर करते हैं। अब इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण है जिसको जानना आपके लिए जरूरी है। इस शूटर को देखिए, इसने पीले रंग की जो जैकेट पहनी है वैसी ही जैकेट यहाँ के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चों ने पहनी है और यह इंस्टीट्यूट राजू ठेठ के घर से कुछ ही दूरी पर है। यानी राजू ठेठ के पास जब ये हत्यारे गए तो इस पीले रंग की जैकेट को देख राजू ठेठ को लगा होगा कि ये आसपास के ही बच्चे हैं।
इसलिए वो फोटो खिंचवाने के लिए तैयार हो गया। और इन शूटर्स ने फोटो इसलिए खिंचवाया होगा ताकि ये पता चल सके कि राजू ठेठ के पास जाने पर क्या राजू ठेठ के गनमैन उसके पास आते हैं या नहीं, राजू ठेठ के साथी उनके पास आते हैं या नहीं। और जब कोई राजू ठेठ के पास नहीं आया तो राजू ठेठ को गोलियों से भून दिया गया और यहाँ से फरार हो गए। कुछ ही वक्त में इलाके में सनसनी फैल गई और राजू ठेठ की हत्या की खबर ने सभी को सन्न कर दिया। हम खड़े हैं सीकर जिले के उस स्थान पर जहां पर गैंगस्टर राजू ठेठ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये वो मकान राजू ठेठ का जहां पर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। इसी गेट से राजू बाहर आया था। बाहर आने के बाद में जो शूटर्स थे वो उसके पास आए, स्टूडेंट बनकर आए। उसने राजू से कहा कि हम आपके साथ एक फ़ोटो क्लिक करना चाहते हैं। पहले फ़ोटो क्लिक की उन्होंने, और फ़ोटो क्लिक करने के बाद में जब फ़ोटो क्लिक हो गई थी, फ़ोटो क्लिक करने के बाद में उन्होंने पीछे घूम के राजू को गोलियां मार दी। 3 से 4 गोलियां राजू ठेठ के उस समय लगी और राजू ठेठ यहीं गिर पड़े। अभी भी जो खून के निशान और जो काउंटर रखा हुआ है उसके ऊपर जो खून के छींटे लगे हुए हैं वो उस घटनाक्रम की दास्ता को बयां करते हैं। ये जो आप सामने बैरिकेडिंग देख रहे हैं, उस समय ये बैरिकेडिंग नहीं थी, बल्कि ये बैरिकेडिंग पुलिस के द्वारा की हुई थी। घटना के बाद में चारों बदमाश यहाँ से पैदल भागते हैं और ये एक नामी, मेरे सीधे हाथ पर एक नामी कोचिंग है जहाँ पर हज़ारों की संख्या में विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। राजू ठेठ को गोली मारने के बाद बदमाशों ने बेखौफ होकर इस रोड पर आराम से भागते हुए गए और यहाँ पर भी उन्होंने 3 से 4 राउंड हवाई फायर किए। ये वो गली है जहाँ से बदमाश भागते हुए गए और हवाई फायर करते हुए लोगों को दहशत में डाल दिया, या फिर यूँ कहें कि यहाँ पर जो मौजूद था हर व्यक्ति उस समय दहशत में आ गया। इसी कड़ी के अंदर जब एक व्यक्ति अपनी बच्ची को एडमिशन कराने के लिए यहाँ पर ला रहा था, उसी समय उसने वीडियो बनाना शुरू किया तो उसकी भी बदमाशों ने गोली मार दी। ये वो स्थान है जहाँ पर उस व्यक्ति को गोली मारी गई, जहाँ जो अपनी बच्ची के साथ था और इस घटना में उनका वीडियो बना रहा था। हालांकि इस घटना के बाद में अभी तक पुलिस बदमाशों तक नहीं पहुँच पाई है, लेकिन जो CCTV फुटेज मिले हैं उसमें साफ माना जा रहा है कि जो 4 बदमाश हैं चारों शूटर माने जा रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से वो फायरिंग कर रहे थे वो एक्सपर्ट थे वेपन चलाने में। पुलिस की 140 टीमें बदमाशों के पीछे, और जहाँ तक अधिकारियों का मानना है कि अभी तक बदमाशों ने राजस्थान बॉर्डर क्रॉस नहीं किया है। खुद SP कुंवर राजदीप का साफ कहना है कि बदमाशों को ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ से फरार होने के बाद में जब बदमाश नीम का थाना पहुँचे तो वहाँ पर पुलिस और बदमाशों के बीच में आपसी फायरिंग भी हुई। फिलहाल पुलिस की 140 टीमें बदमाशों का दबोचने का प्रयास कर रही है। उम्मीद करते हैं राजू ठेठ के हत्यारे जल्दी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। मेरे साथी इकबाल का सत्यनारायण शर्मा। राजू मर चुका है, लेकिन वो कौन है जिसने राजू की हत्या करवाई? रोहित, जिसने इस हत्या की जिम्मेदारी ली और कहा कि भाई आनंदपाल की हत्या का बदला लिया और लॉरेंस की शह पर किया। हम आपको रोहित की कुंडली से लेकर उस क्रेटा कार का पूरा सच दिखाने वाले हैं, जिसके जरिए राजू की हत्यारे भाग निकले। भारत 24 की इन्वेस्टिगेशन में कई खुलासे हुए। राजू ठेठ मारा जा चुका है, शूटर भाग चुके हैं, इलाके में सनसनी फैल चुकी है। वीर तेजा सेना ने सीकर बंद कर दिया है। सियासतदान भी अपनी जाजम के साथ पहुंच चुके हैं। पुलिस भी हत्यारों को ढूंढने में जुट गई। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। प्रदेश भर में A श्रेणी की नाकाबंदी करा दी गई। फर्स्ट इंडिया भी पुलिस की मदद करने के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। क्लू के जरिए अपराधियों की पहचान के लिए मामले की तह तक जाने के प्रयास कर रहा था। इस दौरान एक CCTV और मिलती है जिसमें आरोपियों के भागने की सूचना होती है। फर्स्ट इंडिया गाड़ी की जानकारी निकालता है। फर्स्ट इंडिया न्यूज सबसे पहले पता करता है कि गाड़ी का मालिक कौन है। गाड़ी का मालिक जयपुर का निकलता है। उससे बात करने की कोशिश चैनल करता है। गाड़ी के मालिक से बात होती है और उसके बाद जो खुलासा होता है वो और भी चौंकाने वाला है। चलिए सुनाते हैं आपको गाड़ी का मालिक फर्स्ट इंडिया पर क्या कह रहा है। अब्दुल जी, कितने दिन हो गए आपको कार बाजार को दिए हुए कार को? आप ये क्या है, तो 11 महीने हो गए सर। तो 11 महीने से कार आपके पास नहीं है, उसका कहीं कहीं इस्तेमाल हुआ होगा। कभी ये चेक करने की कोशिश की कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही है आपकी कार?
नहीं साहब, वो तो उसने बोला था 20 तारीख को, मुझे बोला था 20 तारीख को मैं ट्रांसफर करा लूंगा। सर 11 महीने से आपकी कार की पेमेंट आपके पास नहीं हुई, आपने ऐसे ही कार को दिया हुआ है। वो 5 लाख रुपए दिया था उसने, बाकी का पेमेंट नहीं दिया उसने। तो क्या आपने अपनी कार को किसी के नाम ट्रांसफर किया सर? नहीं किया, अभी मेरा नाम ही है सर। जिस राजा का जिक्र आप कर रहे हैं उसका नंबर हाँ, आपके सर। पास है? हाँ, नंबर है ना। आपको कब पता चला कि आपकी कार का इस तरीके से इस्तेमाल हो गया है? अभी फोन ही आया, अभी 1 मिनट पहले आपके ही। मैं तो बता हूँ। गाड़ी का मालिक बताता है कि उसने गाड़ी 11 महीने पहले कार बाजार को बेचने के लिए दी। उसे कार बाजार से गाड़ी का आधा पेमेंट भी मिल चुका था। इसी के साथ उसके पास डीड भी थी जिसमें उसने कार बाजार को गाड़ी बेचने के लिए दी थी। फर्स्ट इंडिया न्यूज अब कार बाजार के मालिक से बात करने के लिए पहुंचता है और उसके बाद एक और खुलासा होता है जो अब तक जांच कर रही पुलिस के एंगल को बदल देता है। तो चलिए सुनिए आखिर क्या होता है वो चौंकाने वाला खुलासा। लेटेस्ट अपडेट इसके अंदर यह है कि जिस गाड़ी का नंबर बताया जा रहा था कि जो बदमाश राजू ठेठ की हत्या करके भागे थे, वो गाड़ी का नंबर RJ45CH1786। इस नंबर की प्लेट उनकी गाड़ी के ऊपर लगी हुई थी, वो गाड़ी क्रेटा थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये गाड़ी जयपुर के अंदर ही मौजूद है। जो SR जो ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर है वहाँ पे ये गाड़ी खड़ी हुई है, जिसके गाड़ी के जो ओनर है अब्दुल हकीम ने कार जो डीलर हैं जो सेल्स करते हैं उनके यहाँ पे बेचने के लिए खड़ी कर रखी थी। चूँकि इस पूरे मामले को लेकर जो सीकर से पुलिस ने उनसे जो ऑटोमोबाइल से जो दुकान चलाते हैं उनसे जब कांटेक्ट किया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारी गाड़ी हमारे पास है। इससे साफ हो जाता है कि जो बदमाश थे उन्होंने जिस गाड़ी को यूज़ में लिया उस गाड़ी के जो यहाँ पे मौजूद जो गाड़ी है जिसकी RC भी चेक कर ली गई है। आज 4 दिसंबर है और आज भारतीय नौसेना दिवस है। भारतीय सशस्त्र बलों में सबसे अहम भारतीय नौसेना हमेशा भारतीय रक्षा तंत्र की रीढ़ रहा। भारत में जब भी बाहरी हमले हुए हमेशा जमीन के रास्ते हुए और इसका सबसे बड़ा कारण है भारतीय नौसेना का बल, जिसके सामने जल मार्ग के जरिए दुश्मन टिक नहीं सके। भारत की समुद्री सीमा बहुत विशाल है। इस विशाल जल क्षेत्र की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना अडिग खड़ी है। नौसेना के इसी महत्व और उपलब्धियों को सलाम करता है भारत 24। भारतीय नौसेना की जाबाजों को याद करते हुए इस ऑपरेशन में भारतीय नौसेना की मिसाइल नाव और 2 युद्धपोतों के आक्रमणकारी समूह ने कराची के तट पर जहाजों के समूह पर हमला कर दिया। इस हमले में पाकिस्तान के कई जहाज और ऑयल टैंकर तबाह हो गए। भारतीय नौसेना का यह हमला इतना आक्रामक था कि कराची बंदरगाह पूरी तरह से बर्बाद हो गया। कराची तेल डिपो पूरे 7 दिनों तक धू धू कर चलता रहा। बताया जाता है कि तेल टैंकरों में लगी आग की लपटों को 60 किलोमीटर दूर तक से देखा गया।
नेवल कमांड है, दूसरी ईस्टर्न नेवल कमांड और तीसरी दक्षिणी नेवल कमांड। वेस्टर्न नेवल कमांड का मुख्यालय मुंबई, ईस्टर्न नेवल कमांड का मुख्यालय विशाखापट्टनम, तो दक्षिणी नेवल कमांड का मुख्यालय कोच्चि में है। वेस्टर्न और ईस्टर्न कमांड ऑपरेशनल कमांड है जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को संभालती हैं। वहीं दक्षिणी नेवल कमांड एक ट्रेनिंग कमांड है। केरल स्थित एजिमाला नेवल एकेडमी एशिया की सबसे बड़ी नौसेना अकादमी है। भारत के राष्ट्रपति भारतीय नौसेना के सुप्रीम कमांडर हैं।